हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा हो तो पहले उसे देखना, बल्कि अगर आपने स्टार्टिंग से बायोमोलिक्यूल्स ना देखा हो तो स्टार्टिंग से पहले बायोमोलिक्यूल्स के सारे लेक्चर्स देखना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी आप देख रहे हो, अगर आपने पढ़ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई सा भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक। बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से ही देखना हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन्स करने के बाद एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, और उसको करने के बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन एमाइंस एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। आप डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स नहीं सीख सकते अगर आपने 4 चैप्टर्स पीछे के ना किए हो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा रोल है यहाँ पर एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शंस जरूर आती हैं, ऐसा नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप भी जरूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन चैप्टर्स को करे बिगर बायोमोलिक्यूल समझ लोगे, तो इतना ही समझ सकते हो बस, जैसे बायोलॉजी में समझते हैं। केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जब भी समझ पाओगे जब आपको वो चैप्टर्स अच्छे से आते होंगे। बाकी आप कैसे भी करो, आपकी इच्छा है, समझ में आना चाहिए बस आपके। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सीक्वेंस से पढ़ते चले जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। और जब आपने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हो ना, तो 4 चैप्टर करने के बाद आप रैंक बूस्टर सीरीज में जो मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी करना, ये बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 5-6 दिन चलेगी बस। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स लाता रहूँगा, टॉप 20 क्वेश्चंस लाता रहूँगा PYQ के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं हमेशा क्या काम करूँगा, मैं हमेशा अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक लेक्चर्स लेकर आता रहूँगा बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि अब रेगुलर आएंगे लेक्चर्स, अभी रेगुलर नहीं आएंगे। जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में NCERT के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना हो, ये ऑल इन वन प्लेस है जहां पर आपको फुल केमिस्ट्री मिलेगी और कोई टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। और समझ में बहुत अच्छे से आएगा, सबसे बड़ी बात है समझ में आना। समझोगे तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कर दोगे, और अगर रटोगे इधर उधर से उल्टे सीधे जो आपके रिसोर्सेज हैं वहां से करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या काम करोगे, वही क्वेश्चंस कर पाओगे जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपने याद करा होगा। तो लर्न नहीं करनी होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि जो आपने रिएक्शन देखी है वही रिएक्शन आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कहीं से कोई सी भी रिएक्शन बन जाती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम लेक्चर नंबर 7 है आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स का, और मैंने फिनिश कर दिया था कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1, और ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और दोज व्हिच गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये केन शुगर है, ये फ्रूट शुगर है, ये मिल्क शुगर है। याद रखना, दिस इज केन शुगर, दिस इज फ्रूट शुगर, दिस इज मिल्क शुगर। ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड आपके सिलेबस है, वो है सुक्रोज, इसका तो नाम ही केन शुगर है। ये केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से मिलती है, इसलिए केन शुगर बोल देते हैं इसको। लेकिन जो कंपाउंड है केन शुगर वो ये है, ठीक है। दिस इज द शुगर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्क शुगर, और मिल्क शुगर है लैक्टोज। तो मिल्क शुगर लैक्टोज है, कभी सोचो ये मिल्क शुगर है, हाँ ये मिल्क में मिलता है, मिल्क शुगर से मिलता है, ये फ्रूट्स में मिलता है, और ये केन शुगर में मिलता है, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड में आपका है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। तो ये
प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं फूड, वो स्टार्च के फॉर्म में देते हैं। सेल्यूलोज उसके लीव्स में, स्टेम्स में, जो जितने भी हमारी घास वास वगैरह होती है, ये एक एंजाइम होता है सेल्यूलेज, उससे डाइजेशन होता है, वो हमारे स्टमक में होता नहीं है, तो इसलिए हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन होता है एनिमल स्टार्च। ग्लूकोज जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज स्टोर होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलन और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर है। जो नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद मैंने इनके सबके 1 by 1 स्ट्रक्चर्स, प्रिपरेशन, सब चीज करा दी थी। लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट, और मोलिस टेस्ट क्या है? दिस इज टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। तो अब सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लिखो। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, चाहे ओलिगोसैकेराइड हो, चाहे फिर वो पॉलीसैकेराइड हो, उसको अगर आप मोलिस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, मोलिस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो वॉयलेट रिंग बनेगी, वॉयलेट रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये कार्बोहाइड्रेट की पहचान है। तो सपोज करो मैंने एक कंपाउंड दे दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दे दिया मैंने अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन, तो यह है ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, ये अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इनमें कौन सा ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। तो आप क्या काम करोगे, मोलिस रिएजेंट के साथ इसकी मोलिस टेस्ट करना। तो कैसे करते हैं मोलिस टेस्ट? व्हेन aqueous solution of any carbohydrate, अभी सबका है, वेदर इट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। स्टार्च के लिए भी करोगे, लैक्टोज के लिए भी करोगे, ग्लूकोज के लिए भी। व्हेन द सॉल्यूशन, aqueous solution of any carbohydrate mixed with 1% alcoholic solution of alpha naphthol, 1% alcoholic solution of alpha naphthol। अल्फा नेफ्थोल ये होता है, ये है हमारा नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन के जो अल्फा कार्बन है इस पर OH ग्रुप होगा, तो ये है अल्फा नेफ्थोल। तो 1% एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल, इसी को बोलते हैं हम मोलिश रिएजेंट। मिक्स्ड विद हाँ, followed by concentrated H2SO4। When aqueous solution of any carbohydrate mixed with 1% alcoholic solution of alpha naphthol followed by concentrated H2SO4 along the side of test tube, violet ring
are produced at the junction of solution and H2SO4. This is called Mollis test. This is called Mollis test. तो मॉलिस टेस्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मॉलिस टेस्ट ये होता है कि मेरे पास है कोई भी कार्बोहाइड्रेट, सपोज करो मेरे पास है ग्लूकोज। अब इससे मैं पहचान करनी है कि ग्लूकोज ये है या कुछ और है। तो आप क्या काम करोगे, इसके अंदर डाल देना आप ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। अब इसमें डाल देना मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश रिएजेंट होता है 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। मॉलिश रिएजेंट अब डाल दिया, ये बन गया मिक्सचर मॉलिश रिएजेंट का और अल्फा नेफ्थॉल का मॉलिश रिएजेंट का और ग्लूकोज का। अब इसकी टेस्ट ट्यूब के साइड से डाल देना आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक दो दो धीरे 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 H2SO4। तो जैसे H2SO4 डालोगे, जैसे ही ये मीट करेगा जंक्शन पे, ये दोनों लेयर जैसे मीट करेंगी जंक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड H2SO4, इस लेयर पर रिंग प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगी। ये वॉयलेट कलर की होंगी। अगर वॉयलेट कलर की रिंग प्रोड्यूस हुई है तो इसका मतलब गिवन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट, अदरवाइज नॉट। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो चलो कार्बोहाइड्रेट या फिनिश्ड हुआ आज हमारा। अब स्टार्ट करता हूं मैं पार्ट 2, एंड पार्ट 2 का नाम है अमाइनो एसिड्स। यार अमाइनो एसिड्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेन कंपोनेंट है ना, मेन तो सारे ही है, सबका अपना एक अलग रोल है, सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आपने सुना होगा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी मसल्स के लिए। तो हमारी जो मसल्स बनती हैं, मांसपेशियां बनती हैं, वो सब प्रोटीन से बनती हैं, ठीक है। तो अगर अमाइनो एसिड्स ना हो तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो प्लांट्स में मतलब सब में अमाइनो एसिड्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, पहले प्रोटीन को नहीं पढ़ा सकता मैं, प्रोटीन को पढ़ाने से पहले अमाइनो एसिड्स को पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। अगर डायरेक्टली प्रोटीन पढ़ा दूंगा समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या है प्रोटीन क्या नहीं है। तो पहले अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे, देन प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अमाइनो एसिड्स। चलिए बेटा देखिए, those compounds which contain at least one COOH and one NH2 group in the same molecule are called amino acids। तो भाई वो कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक COOH ग्रुप हो और साथ में एक NH2 ग्रुप हो, वो अमाइनो एसिड्स हैं। तो क्या ये कंपाउंड अमाइनो एसिड है? यस, ये कंपाउंड अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। तो ये है अमाइनो एसिड्स। अब आगे आगे एक टर्म सुनोगे आप, वो टर्म है अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स तो है भाई, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? तो दोस अमाइनो एसिड्स in which NH2 group is bonded with alpha carbon atom
तो वो अमाइनो एसिड्स जिसमें NH2 ग्रुप, तो देखो ये है COH, और COH से जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन एटम। अब अगर इस अल्फा कार्बन एटम से ही NH2 बॉन्डेड हो तो ये NH2 किससे बॉन्डेड है? एमाइनो ग्रुप किससे बॉन्डेड है? अल्फा कार्बन से, तो इसका नाम है अल्फा एमाइनो। एमाइनो कहां पर है? अल्फा पर, तो क्या बन जाएगा? अल्फा एमाइनो एसिड्स। तो अल्फा एमाइनो एसिड्स, तो देखो ये भी अल्फा एमाइनो एसिड का ही एग्जांपल लिखवाया था मैंने। यहां पर देखो COH ग्रुप से ही, अल्फा कार्बन से ही NH2 ग्रुप बॉन्डेड, तो अल्फा अमाइनो एसिड का एग्जांपल है। लेकिन अमाइनो एसिड में जरूरी नहीं है कि सारे ही अल्फा अमाइनो एसिड हो। अमाइनो एसिड्स तो 100 होते हैं नेचुरली, लेकिन क्या प्रोटीन में सारे ही 100 के 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं? नहीं, ये भी तो अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, बट दिस इज नॉट अल्फा अमाइनो एसिड एंड दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हो। यहाँ NH2 ग्रुप अल्फा से बॉन्डेड नहीं है, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड नहीं है। हमें पढ़ने हैं अल्फा अमाइनो एसिड बस। बताऊं क्यों? क्योंकि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड मिलते हैं ना हमें, वो केवल अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं और कोई से नहीं होते वो। तो नोट करके लिखो, all amino acids found in proteins are अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड्स मिलेंगे वो सब अल्फा अमाइनो एसिड्स है, और वो कितने होते हैं? 20। There are 20 amino acids found in proteins। तो प्रोटीन्स में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20, बट 100 अकर्स नेचुरली। लेकिन नेचुरली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 100, बट प्रोटीन्स में जो होते हैं वो होते हैं ओनली 20। तो प्रोटीन में ओनली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। और सारे कौन से होते हैं? अल्फा। प्रोटीन में 20 होते हैं और सारे होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो 20 अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन कंटेन 20 अल्फा अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन में 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, याद रखना। प्रोटीन में 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ऑल अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट एक कंपाउंड को छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के। सारे, एक को छोड़ के सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि सब में कायरल कार्बन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं वो। और ग्लाइसिन में देखो, यहाँ पर ये ग्लाइसिन है जो मैं बना रहा हूँ, CH2 NH2 COOH, ये ग्लाइसिन है। यहाँ कायरलिटी ही नहीं है, क्यों? अल्फा अमाइनो एसिड से ये तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो, दो ग्रुप बिल्कुल सेम हो गए, चारों डिफरेंट होने चाहिए, तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो एमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं भाई। नंबर 1, on the basis of acidic, basic और न्यूट्रल नेचर।
चलो भाई देखो, ये होते 3 टाइप के। कौन कौन से? नंबर 1 एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दोज अमाइनो एसिड्स which contain acidic and greater number of, या चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूं, वैसे आपके समझने के हिसाब से, वैसे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। which contain 2 COOH group and 1 NH2 group are acidic amino acids। भाई वो अमाइनो एसिड्स जिसमें COH ग्रुप हो 2। देखो COOH ग्रुप होता है एसिडिक ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है बेसिक ग्रुप। अगर किसी में ये ज्यादा हो गया एसिडिक तो वो हो जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड, किसी में ये हो जाएगा तो ये हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे बेसिक अमाइनो एसिड, और किसी में दोनों ही इक्वल रहे, ये 1 ये भी 1, तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। अब इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जिनमें नेचर होता है एसिडिक। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड इनकी स्ट्रक्चर देख लो, जैसे कि ये CH2 CHNH2 CH2 COOH। अब इसको देखो, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। अब इसमें देखो COOH कितने हैं? 2, NH2 ग्रुप कितने? 1। तो ये कैसा अमाइनो एसिड हो जाएगा? एसिडिक।